तो चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोग को देखना है बेसिकली किस पर चर्चा करेंगे, ताम्र पाषाणिक काल पर। पिछली कक्षाओं में जो चर्चा है हमने की उसके वह किस पर था, प्रागैतिहासिक काल पर था। प्रागैतिहासिक काल का ही एक महत्वपूर्ण जो अध्याय है वह हमारा क्या है, ताम्र पाषाणिक काल की संस्कृतियां। मानव ने सर्वप्रथम अगर किसी धातु का प्रयोग किया तो वह धातु कौन सी थी, तांबा थी। क्या थी, तांबा। तांबा जिसे हम लोग खेतड़ी के नाम से भी जानते हैं। मानव के जीवन में धातुओं का एक महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि यह एक परिवर्तन का बहुत बड़ा कारण बनी। चाहे वो कांसे को देख लें, चाहे वो तांबे को देख लें, या इसके अतिरिक्त हम लोग अगर लोहे को भी देखते हैं। लोहा आने के बाद या लोहे का जब प्रयोग मानव ने जब प्रारंभ किया तो एक द्वितीय नगरीकरण का फेज हम लोग उसमें देखते हैं, द्वितीय नगरीकरण को बेसिकली देखते हैं उसको। यहां जब सर्वप्रथम मानव ने क्या किया है, तांबे का प्रयोग किया तो उसको हम लोग खेतड़ी बोलते थे, क्योंकि राजस्थान का एक भाग है, एक स्थान है खेतड़ी, जहां से सर्वप्रथम झुनझुन नामक उसका जगह है बेसिकली, है ना। तो वहां से हम लोग तांबे का पहला प्रयोग देख रहे हैं। मानव को सर्वप्रथम अगर कोई धातु मिली तो वो कौन सा था, तांबा। देखिए, और तांबे और पाषाण औजारों के साथ में उसने क्या किया है, या पाषाणों के साथ में उसे औजारों का निर्माण किया। तो ताम्र और पत्थर का प्रयोग करके इस काल में जो औजार बनाए गए, इन्हीं लक्षणों के कारण संपूर्ण काल जो है वह क्या कहलाता है, ताम्र पाषाणिक काल कहलाता है, या इसे हम कहते हैं कॉपर स्टोन एज, या दूसरे शब्दों में अगर हम लोग कहें तो यह कहलाता है क्या, चाल्कोलिथिक एज। क्या कहलाता है, चाल्कोलिथिक एज। कई बार प्रश्न ये पूछता है कि निम्न में से किस काल को या किस समय को चाल्कोलिथिक काल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ये क्वेश्चंस होते हैं कि चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। दूसरा इसी का एक प्रश्न और क्या बनता है कि ताम्र पाषाणिक काल को निम्नांकित में से और किन नामों से जाना जाता है। ठीक, तो क्या किस नाम से और जाना जाता है, चाल्कोलिथिक एज के नाम से, या चाल्कोलिथिक काल के नाम से भी जाना जाता है। चाल्को तांबे का ये क्या है, मेटलर्जिक नेम है। ठीक है, उसमें हम लोग इसको देखते हैं। तो मैंने क्या कहा कि मानव ने सर्वप्रथम जो उसके द्वारा व्यवहार में लाई गई जो धातु थी वो कौन सी थी, तांबा, जो लगभग 5000 ईसा पूर्व के मध्य क्या की गई, प्रयोग में लाई गई। पाषाण संस्कृति मुख्यतः पत्थरों एवं तांबे के औजारों पर क्या थी, आधारित थी। लेकिन पूर्णतः धातु में हम या तांबे को पूर्णतः औजारों के रूप में क्या नहीं कर पाए, प्रयोग नहीं कर पाए। कारण क्या है कि तांबे का जो गुणधर्म है ना, या तांबे के जो कैरेक्टर है, अगर उसको हम लोग देखेंगे तो तांबा कैसा है, लचीला है, भुरभुरा है। ठीक है, उसमें तन्यता नहीं है। अगर हम उसको खींचेंगे तो खिंचाएगा तो जरूर, लेकिन वो क्या होगा, टूटेगा भी। क्या होगा, टूटेगा भी। क्या हम तांबे की तलवार बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, लेकिन वो तलवार लड़ने लायक नहीं होगी ना, वो तलवार लड़ने लायक नहीं होगी, सामान्य अगर हम लोग समझे तो तांबे का बहुतायत रूप में क्या नहीं हो सकता है, विभिन्न हथियारों में प्रयोग या औजारों में प्रयोग नहीं हो सकता है। अतः तांबे की उस कटको के जो लचीलेपन है, उसकी जो भुरभुरापन है, या उसके गुणधर्म को देखते हुए उसके साथ में पत्थर के औजारों का भी क्या किया गया, यूज किया गया। ताम्र पाषाणिक काल की जो पृष्ठभूमियों पर हम औजारों के निर्माण पर अगर हम चर्चा करें तो इस समय हमको यह ध्यान में आता है कि एकाएक जो मानव है उसकी जो गतिशीलता जो है, या उस समय जो वो प्रारंभिक रूप से जो चीजें प्रयोग कर रहा है ना, या जिस समय वो पत्थरों के औजार का प्रयोग कर रहा है, उसको एकाएक क्या नहीं कर सकता है, छोड़ नहीं सकता है। ये क्या है, उसकी एक समन्वयकारी नीति जिसमें वो तांबे और पत्थर दोनों को साथ लेकर क्या कर रहा है, औजारों में प्रयोग कर रहा है। ठीक, अगला क्या पॉइंट क्या कहता है कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति के लोग मुख्यतः ग्रामीण थे। ठीक, हम लोग लगभग 3500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व के मध्य एक संस्कृति का देखेंगे जिसे हम आदि इतिहास के अंतर्गत देखते हैं। उस संस्कृति का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता बेसिकली एक नगरीय सभ्यता है। क्या है, नगरीय सभ्यता है, नगरीय संस्कृति। इस नगरीय संस्कृति का उद्गम या इसकी पृष्ठभूमि कहां रही है, ताम्र पाषाणिक काल की पृष्ठभूमि ही रही है। यानी कि एक ग्रामीण संस्कृति से नगरीय संस्कृति की ओर क्या हुआ गया, प्रवेश हुआ है।
बदलाव इसी तरीके से आता है। तो ताम्र पाषाणिक काल की जो संस्कृति रही वह कैसी संस्कृति थी? एक ग्रामीण संस्कृति थी और इसके कई स्थल ऐसे थे जो बड़े बड़े किलेबंद स्थल के रूप में हमको मिलते। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे इनाम गांव, दैमाबाद, है ना, जोरवे की संस्कृति के अंतर्गत जो मुख्यतः आते हैं। तो इसमें कई जो प्लेसेस हैं या कई जो साइट्स जो हमको मिले ताम्र पाषाणिक काल में, वह हड़प्पा सभ्यता के प्रारंभिक जो हड़प्पा सभ्यता रही या प्रारंभिक जो चरण रहे हड़प्पा सभ्यता के फर्स्ट फेज जो रहा, उसमें हम लोग क्या देखते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं या देखते हैं, उसके संकेत मिलते हैं यहाँ से। ठीक, अगला जो पॉइंट कहता है कि गैरिक रंग के मृदभांड, इसको ओसीपी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं, ओसीपी। आगे इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जबकि काले एवं लाल मृदभांड भी इस समय क्या थे, सर्वाधिक प्रचलित थे। काले एवं लाल रंग के मृदभांड, मृदभांड मतलब होता है मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टियों से बनाए जा रहे बर्तन, उन्हीं को क्या कहा जाता है, मृदभांड कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, दुआबी क्षेत्र, वहां पर इस संस्कृतियों का एक बड़ा केंद्र हमको क्या दिखता है, मिलता है। ठीक, अब जो मैं दो चीजें बोल रहा हूं, एक क्या गैरिक मृदभांड और दूसरा काले और लाल मृदभांड, ये होता कैसा है? ये है आपका क्या, ओसीपी। एक तरफ है क्या, गैरिक रंग का मृदभांड यानी कि गेरू। ठीक है, ये उत्खनन में प्राप्त जो वो है बर्तन है, उसी का ही इमेज है बेसिकली। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ओसीपी। क्या नाम देते हैं, ओसीपी कहते हैं इसको। गैरिक रंग मृदभांड या आर्च कलर्ड पॉटर, ये नाम किसने दिया था, बीबी लाल ने दिया था। इसको आप लोग नोट करके रख सकते हैं, किसने दिया, बीबी लाल ने दिया था। और इस बर्तन का नामकरण हुआ हस्तिनापुर में। कहां हुआ, हस्तिनापुर। ठीक है, हस्तिनापुर दिल्ली हरियाणा के पास का जो क्षेत्र है वो हस्तिनापुर कहलाता है। तो हस्तिनापुर, जिसमें अभी बेसिकली डिस्कवरी में एक आपका वो भी बनाया गया, डॉक्यूमेंट्री बनाई गई। हरियाणा के पास का क्षेत्र है सिनौली। ठीक है, कौन सा है, सिनौली। तो सिनौली में जो उत्खनन हुए वहां भी इस तरीके के बर्तन मिल रहे हैं और बेसिकली वहां से कुछ और क्या मिला आपका, ऐसे रहस्य निकल के आ रहे हैं जिसमें रथ भी मिले हैं, है ना, चैंट्स मिले हैं, रथकार मिले हैं, योद्धाओं के क्या मिल रहे हैं, अवशेष मिल रहे हैं। वहां 104 से ज्यादा क्या मिले हैं, अस्थि कलश मिले हैं, ब्यूरल्स जिसको हम लोग बोलते हैं। क्या मिले, अस्थि कलश, जो इस क्षेत्र से क्या थे, संबंधित थे। तो अब बार बार ये विचार आ रहा है कि वैदिक काल की सभ्यता जिसको हम लोग देखते हैं, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी बेसिकली, उसके पहले भी कोई एक विकसित बड़ी सभ्यता थी जिसमें युद्ध आदि का, योद्धाओं का प्रमाण मिल रहा है और उनको दफनाने की संस्कृति भी बिल्कुल अलग है। महिलाओं को भी दफनाया गया उनकी तलवार के साथ में। और 104 से ज्यादा अस्थि कलश मिलना मतलब शवदाह की प्रक्रिया और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कितनी वहां पे समृद्ध थी वो भी देखने को मिला है। ठीक, वहां जो कब्र मिल रही है उस कब्र में आप देखेंगे एक तरीके के छोटा सा ऐसा पाटा या पलंग जैसा एक स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर शव को रखकर दफनाया जा रहा है। उसके साथ उसकी तलवार रखी जा रही है, मिट्टी के बर्तनों में कुछ अनाज रखे जा रहे हैं। पूरी तरीके से एक राजकीय परंपरा के अनुसार उसका अंतिम संस्कार हो रहा है। तो इतने तमाम ऐसे लगभग 8 महिलाओं की उसमें संख्या 3 है और 8 जो लगभग किसका है वो पुरुषों का उसमें क्या मिला है हमको अवशेष मिला। तो ये हस्तिनापुर की खुदाई के समय बीबी लाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर भी रहे हैं। बीबी लाल ने हड़प्पा के कई क्षेत्रों का भी स्थल का भी क्या किया, सर्वेक्षण भी किया, उसका उत्खनन कार्य भी किया है। ठीक, तो ये जो ओसीपी या गेरू रंग मृदभांड या गैरिक रंग मृदभांड, इस बर्तन को नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे, बीबी लाल थे। प्रश्न हमेशा याद रखना कि गैरिक रंग मृदभांड इस बर्तन का नाम देने वाले व्यक्ति कौन थे, बीबी लाल थे। और कहाँ नाम दिया था, हस्तिनापुर में नाम दिया था। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। अगला जो है ये क्या है, काले एवं लाल रंग का मृदभांड। काले एवं लाल रंग का मृदभांड बहुत ही ज्यादा फेमस भी रहा है, बहुत ज्यादा प्रचलित भी रहा है। अलग अलग स्तर पर जितनी भी संस्कृतियां हम लोग देखते हैं उन संस्कृतियों में इन बर्तनों का बहुत ज्यादा क्या रहा, यूज रहा। ठीक है, बाद में हम मालवा के बर्तन देखें तो मालवा के जो संस्कृति मतलब ताम्र पाषाणिक काल की संस्कृति के अंतर्गत एक मालवा की संस्कृति भी इंपॉर्टेंस रोल अदा करती है। मतलब सबसे फेमस संस्कृति मालवा, उसके बाद जोरवे, ऐसे क्रमशः चलता है। मैं बताते चलूंगा कि कौन कौन सी संस्कृतियां पहले आई है, बाद में, और किस तरह के क्रम उसका है। तो यहाँ पर जो हमको ये बर्तन मिल रहा है, आधा रंग काला है और आधा क्या है, लाल है।
तो काले एवं लाल रंग के मृदभांड, जिसको ब्लैक एंड रेड वेयर भी बोलते हैं, ये बहुत ज्यादा क्या हुआ, प्रचलित भी हुआ। ठीक, लेकिन इसके अलावा मालवा की संस्कृति में एक लेयरदार क्या बनता था, ठीक, जैसे हम लोग यूज करते हैं ना क्या कहते हैं, चीनी मिट्टी के प्लेट वगैरह, ठीक, इस तरीके का एक क्या मिला मालवा के मृदभांडों में या मालवा के बर्तनों में मिला। तो मालवा के बर्तनों में जब ये प्रभाव हम देखते हैं तो उस समय की खास बात क्या कि ऐसे बर्तन दूसरे किसी संस्कृति में देखने को नहीं मिले, और मालवा संस्कृति को यही सबसे क्या बनाता है, अलग बनाता है। ठीक है, मालवा की संस्कृति को उसके बर्तन ही क्या बनाते हैं, सबसे अलग बनाते हैं। ठीक, यहां तक समझ में आया होगा कि ओसीपी क्या था और ये काले एवं लाल रंग के मृदभांड क्या थे। गहरे रंग मृदभांड और काले एवं लाल रंग के मृदभांड ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों की सबसे मुख्य विशेषताओं में से एक है। क्या क्या देख लिया हमने, ये तांबे का सबसे पहला प्रयोग मानवों ने किया लगभग 5000 ईसा पूर्व के मध्य। ठीक, खेतड़ी या झुंझुनू जो राजस्थान वाला क्षेत्र है वहां से हमको तांबे का पहला प्रयोग मिलता है। तीसरा क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रचलित मृदभांड जो थे वो ओसीपी और क्या है, ब्लैक रेड वेयर है। ठीक, और इसके बाद क्या आपका चौथा जो पॉइंट आ रहा है वो क्या है आपका कि ताम्र पाषाणी काल की संस्कृति के लोग कैसे थे, ग्रामीण संस्कृति के, कैसे थे, ग्रामीण संस्कृति के लोग थे। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वो प्लेसेस जहां से हमको ताम्र पाषाणी कालीन स्थलों के क्या मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहला क्या है आपका दक्षिण पूर्वी राजस्थान। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बनास नदी की घाटी पर जिन स्थलों का डेवलपमेंट हुआ या जिस स्थलों को हम ताम्र पाषाणी काल की संस्कृतियों में शामिल करते हैं वो संस्कृति कौन सी है आपकी, आहार एवं गिलुंद की है। ठीक है, बनासियन संस्कृति या बनास घाटी की संस्कृति ऐसा भी इसको कहा जाता है। और चूंकि इसका केंद्र जो है, इसका मुख्य केंद्र या मुख्य स्थानीय केंद्र बेसिकली कौन सा है आपका, आहाड़ है, इसीलिए इस संस्कृति को आहाड़ की संस्कृति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आहाड़ की संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, दो स्थानीय केंद्र इसके सबसे प्रमुख है, एक आहाड़ है, दूसरा गिलुंद है, और तीसरा एक और आता है जिसको हम लोग बालाथल बोलते हैं। राजस्थान या दक्षिण पूर्वी राजस्थान का क्या है, एरिया है। मैप में अभी हम लोग देखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया है आपका पश्चिमी मध्य प्रदेश। तो पश्चिमी मध्य प्रदेश जो राजस्थान से जो हिस्सा लगता है हमारा, ठीक है, ये जो हमारा ये राजस्थान का एरिया उसका मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है, ठीक है, वो जो लगता है जिसको हम लोग पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र कह रहे हैं, तो वहां पे मालवी संस्कृति मिलती है या मालवा की संस्कृति मिलती है। तो एक मालवा, ठीक है, मालवाई कल्चर जहां पे फेमस है, उसका एक केंद्र कौन सा है आपका, कायथा। तो मालवा की संस्कृति के अंतर्गत एक जो प्रमुख स्थानीय केंद्र है वो कायथा और एरण का है। तो इसीलिए कई बार इस संस्कृति को कायथा की संस्कृति भी बोला गया है। तो दो संस्कृति इसमें हम कौन कौन सी मिल रही है, एक मालवा और दूसरी क्या, कायथा की संस्कृति। किसकी संस्कृति, कायथा की संस्कृति। ऐसा दो हमको क्या मिलता है, केंद्र मिलता है। क्लियर है यहां तक, है ना। अगला जो है तीसरा पश्चिमी महाराष्ट्र। पश्चिमी महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है वो बेसिकली जोरवे की संस्कृति के लिए फेमस है। किसके लिए, जोरवे की संस्कृति। तो जोरवे की संस्कृति में इनाम गांव, दहमाबाद, नौदा टोली, नेवासा ऐसी संस्कृतियां फेमस, जिनका केंद्र जो रहा है अहमदनगर। जहां खुदाइयां जो हुई या उत्खनन जो हुआ वो अहमदनगर, आपके पुणे, चंदोली ऐसे क्षेत्रों में हुआ। ठीक है, नासिक वगैरह का कुछ क्षेत्र शामिल है इसमें, उसको हम लोग डिटेल में भी देखेंगे। तो पश्चिमी महाराष्ट्र का ये क्या रहा, केंद्र रहा। ठीक, तीसरा क्षेत्र। चौथा जो है दक्षिण पूर्वी भारत का है। चौथा जो है दक्षिण पूर्वी भारत का क्या रहा आपका, केंद्र रहा। इसके अलावा भी कुछ जो स्थल है वह हमको क्या होते हैं, भारत में प्राप्त होते हैं। जैसे बिहार का क्षेत्र, बिहार में चिरान, सोनपुर, ताराडीह, सेवार, ये अन्य क्षेत्रों में शामिल है। अंशकालीन क्या मिले या कुछ अंश इसमें क्या हुए, प्राप्त हुए, है ना। थोड़े थोड़े भी मिले, लेकिन ये क्या करते हैं, ताम्र पाषाणकालीन या कॉपर स्टोन एज के समय के कुछ अंशों को क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, इसके बाद पूर्वी उत्तर प्रदेश, खैराडी, नरनाह और पश्चिम बंगाल में महिषदाल और पांडुराजार डीबी। ठीक है, ऐसे जो क्षेत्र हैं वो अन्य स्थलों के रूप में क्या किए गए, जाने गए, अन्य स्थलों के रूप में इनकी पहचान की गई। ये यहीं तक सीमित नहीं है, अभी भी आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है या पुरातत्व विभाग जो है, जो संस्कृति विभाग के अंतर्गत आता है बेसिकली भारत सरकार की,
तो वह अभी भी ऐसे कई स्थलों की क्या कर रहे हैं, लगातार खोज कर रहे हैं जो ताम्र पाषाणिक काल की स्थितियों को और क्या कर सके, गहराई से ला सके। क्योंकि बेसिक ये भी हमारा क्या आद्य इतिहास का ही हिस्सा है, यह भी हमारा आद्य इतिहास का ही क्या है, हिस्सा है। परंतु यहाँ पर जो कल्चर हमको देखने को मिलता है वो धीरे धीरे किस तरफ बढ़ रहा है, नगरीकरण की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, नगरीकरण की तरफ बढ़ने का एक बड़ा प्रभाव क्या दिखता है, यहीं से दिखता है। इसलिए हम लोग जब बोलते हैं कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है उसका उदय ताम्र पाषाणिक काल की पृष्ठभूमि पर हुआ था। समझ में आया, यहां तक आया? चलिए आगे देखते हैं। ये वो क्षेत्र है जिन क्षेत्रों के बारे में हम लोगों ने चर्चा की। अब सबसे बड़ा कि भारतीय उपमहाद्वीप में सिंधु घाटी सभ्यता का उदय भारत के पश्चिमोत्तर भाग में ताम्र पाषाणकालीन या ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि पर हुई थी। ये एक स्टेटमेंट हम लोग सामान्यतः किताबों में पढ़ते और ये बात को हम लिखते भी हैं या उसको प्रदर्शित भी करते हैं। ये जो देख रहे हो आप हड़प्पा का कंप्लीट जो एरिया है, ठीक है, इसमें आपका उत्तर प्रदेश तक का भी कुछ भाग आता है, जैसे आलमगीरपुर वगैरह तक का। ठीक, ये क्या है आपका हड़प्पा का सभ्यता, हड़प्पा की सभ्यता, ये पूरा कंप्लीट एरिया है जिसमें पाकिस्तान का भी कुछ एरिया, राजस्थान, गुजरात है ना, हरियाणा, ऐसा। इसमें महाराष्ट्र का भी थोड़ा सा भाग आता है इस तरफ का, जोरवे की संस्कृति से लगता है, जो हड़प्पा का एकदम पॉइंटेड, मतलब लगभग वेस्ट का, लगभग वेस्ट कह रहा हूँ सॉरी, साउथ का यानी दक्षिण का सबसे बड़ा क्या है प्लेस है, ये दैमाबाद। यहाँ पर दैमाबाद हड़प्पा की संस्कृति में ये थोड़ा सा आगे और बढ़ेगा, जिसमें कश्मीर का क्षेत्र आता है ना, जो उसका सबसे उत्तर का स्थल मानते हैं मांडा, सबसे पूर्व का जो स्थल है वो आलमगीरपुर, और सबसे पश्चिम का जो स्थल है बलूचिस्तान प्रांत में आता है, यहाँ पर सुतका गेंडोर ऐसा यहाँ पे आता है। हमको देखना क्या है, ताम्र पाषाणिक काल की स्थलों को देखना है, उनकी पृष्ठभूमियों को देखना है। यहाँ पे एक छोटा सा क्या आता है, क्षेत्र आता है गणेश्वर एवं जोधपुरा कल्चर, इसको बोलते हैं पहला गणेश्वर एवं जोधपुरा कल्चर या संस्कृति। एक यहाँ पे हमको मिलती है छोटी सी, इसी से लगकर एक अलग संस्कृति है ना। ये बिल्कुल क्या है, ये आहार में अगर खेतड़ी आता है, ये झुंझुनू का क्षेत्र आता है राजस्थान का, तो इसी से ये लगा हुआ एरिया है बिल्कुल। यहाँ पर खेतड़ी और झुंझुनू का जो क्षेत्र है, आहार की जो संस्कृति है ये यहाँ पे मिलती है हमको राजस्थान के क्षेत्र में। इसके बाद जो हम पश्चिमी मध्य प्रदेश में के जो क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पश्चिमी मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है, एरिया है, ये वाला, ये पश्चिमी मध्य प्रदेश का क्षेत्र, यही कायथा और मालवा का कल्चर बनाता है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, इतना जो ब्लू कलर का जो एरिया दिख रहा है, ये किसका है, आपका कायथा एवं मालवा का कल्चर है यहाँ पर। इसके बाद ये जोरवे की संस्कृति सबसे बड़ी और बृहद संस्कृतियों में से जानी गई, ठीक है, जोरवे की संस्कृति। इन्हीं में दो बड़े बड़े प्लेसेस के नाम देखते हैं, इनाम गांव, दैमाबाद, नेवासा, नौदा टोली, सब इसी क्षेत्र में रहा। जोरवे की संस्कृति हालांकि ये थोड़ा लेट से प्रारंभ होती है और लंबे समय तक चलती है, वैदिक काल के पूर्वार्ध तक, यानी पहले तक है ना, लगभग 1750-1730 के आसपास तक जोरवे की संस्कृति विद्यमान रही। लगभग कई इतिहासकार मानते हैं कि 1200 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो किसका रहा है, जोरवे की संस्कृति का रहा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ठीक, तो हम लोगों ने इसके एक इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया है, कहाँ कौन से स्थल है, और मैप में भी हम इसको समझ रहे हैं कि कौन कौन सा क्षेत्र हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक कौन सा, गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति पहला देखेंगे, दूसरा क्या देखेंगे, आहड़ की संस्कृति देखेंगे, और तीसरा क्या देखेंगे, आपका कायथा और मालवा का कल्चर, और चौथा जो रहेगा हमारा क्या है, जोरवे की संस्कृति। यहां तक समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहला है हमारा गणेश्वर एवं जोधपुरा की संस्कृति या उसका कल्चर। यह जो समय है 2800 से 2200 ईसा पूर्व के आसपास का लिया जाता है। अब ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि एक जो क्लैश जो दिख रहा है हमको यहाँ पे, इसमें डेट्स में हड़प्पा की सभ्यता का जो विकसित हड़प्पा जो सभ्यता है उसका एक मूल समय माना जाता है कि 2350 से लेकर, कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार 2350 से लेकर
1750 ईसा पूर्व के दरमियान का जो विकसित जो टाइम पीरियड है नगरीकरण का, वो किसका है? विकसित हड़प्पा सभ्यता का है। ठीक, ये कहीं ना कहीं वो टाइम भी क्लैश हो रहा है। ये माना जाता है बेसिकली कि ताम्रपाषाणिक काल का जो समय है इसके बाद का है हड़प्पा के, लेकिन ये पैरेलली कहीं ना कहीं चल रहा था उसके साथ, पैरेलली उसके साथ में चल रहा था, क्योंकि एक बड़ी सभ्यता जो नगरीकरण के रूप या नगरी संस्कृति के रूप में हमारे पास विद्यमान हुई, वह संस्कृति एकाएक कैसे बदल जाएगी, है ना? उसके समकालीन भी कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं अवश्य रूप से चल रही थी। इसलिए मान के चलते कि ये क्या है, एक समकालीन अवस्था भी जरूर रहेगी, जिसमें हम 2800 से 2200 ईसा पूर्व तक का क्या देख रहे हैं, समय देख रहे हैं। ठीक, क्या खास बात है गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति की? सबसे पहला बिंदु क्या कि इसका लोकेशन कहाँ है? सीकर राजस्थान के नीमका थाना क्षेत्र में कांतली नदी, याद रखिए और नोट करके रखिएगा कि कांतली नदी के उद्गम स्थल पर, ठीक है, कहां पर? सीकर राजस्थान में कांतली नदी के उद्गम स्थल पर गणेश्वर और जोधपुरा की संस्कृतियां क्या होती है, प्राप्त होती है। ठीक है, ये उस गणेश्वर का या ताम्र महापाषाण काल का महत्वपूर्ण क्या है, केंद्र है। और स्थान कहां पर है? उसका वर्तमान लोकेशन सीकर राजस्थान में। ठीक, आरसी अग्रवाल के अनुसार यहाँ का जो उत्खनन हुआ सन 1977 में हुआ। ठीक है, जितने भी साइट्स हैं बेसिकली 1920 के बाद से सबसे ज्यादा खोजे गए। ठीक है, उत्खनन जो हुआ 1920 के बाद ही व्यापक उत्खनन हुआ, तब हमको पता चला कि विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति हमारे यहाँ। ठीक है, और हम जबरदस्ती अंग्रेजों के गुलाम बने फिरे। ठीक है, क्योंकि अंग्रेजों ने जब भारत में प्रवेश किया या भारत में अपनी सत्ता काबिज की है, तो उनका कहना यही था ना कि हम भारतीयों को क्या सभ्यता सिखाने आए, क्योंकि उनके पास कोई प्राचीन सभ्यता नहीं है, संस्कृति नहीं है। कई इतिहासकारों ने इस बात को लिखा है। ठीक है, स्वयं को गौरांग प्रभु कहला रहे हैं, और गौरांग प्रभु क्या कि ईश्वर का स्वयं क्या है, वो दूत है। ये ब्रिटिशर्स का स्टेटमेंट है, और कई इतिहासकार हैं, चाहे वो मजूमदार हो चाहे वो दत्त हो, उन लोगों ने भी इस बात को क्या किया, बताया कि अंग्रेजों की ये मेंटेलिटी थी, और इस तरीके से वो भारतीयों की मानसिकता के साथ में खेल रहे थे, जबकि हमारे पास विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृतियों का क्या है, समावेश है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या कहता है, गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या है, जननी है, यहीं से प्रारंभ हो रहा है। ठीक है, यहां से क्योंकि एक खेतड़ी और झुंझुनू का जो क्षेत्र है, झुंझुनू का क्षेत्र, जहां से हमको क्या मिल रहा है, तांबा मिल रहा है। ठीक है, उससे लगा हुआ क्षेत्र है, तो ये क्या है, स्टार्टिंग फेज है। इसीलिए क्या कहता है कि गणेश्वर ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है। गणेश्वर क्षेत्र राजस्थान का, गणेश्वर से हड़प्पा सभ्यता को तांबे की आपूर्ति होती थी। यह स्थल खेतड़ी या झुंझुनू की तांबे की खानों के नजदीक ही था। ठीक है, बार बार बता रहा हूं शुरू से कि खेतड़ी के क्या था, नजदीक था, और यहां से क्या हो रहा है, तांबा हमको निकल के मिल रहा है। क्या मिल रहा है हमको, तांबा मिल रहा है। ठीक, गणेश्वर से तांबे के तीर, अब अवशेष में क्या क्या मिले, तांबे के तीर मिले, भाले मिले, मछली पकड़ने के कांटे, वो जैसा पिन टाइप का बनता है जिसमें क्या फंसाते हैं, ठीक है, दाना फंसाते हैं, उसके लिए चूड़ियां और छैनी भी प्राप्त होती है। तो इस तरीके से क्या छैनी जो खुरचने वगैरह के लिए या तो उसको तोड़ने वगैरह के लिए, या जिसमें बेसिकली पत्थर के औजार वगैरह घसने वगैरह के लिए यूज किया जा रहा होगा, तो तांबे के तीर, भाले, मछली पकड़ने के कांटे, चूड़िया और छैनी इत्यादि अवशेष कहां से मिले हमको, गणेश्वर से मिले थे। गणेश्वर के लोग जो है अभी भी शिकार पर आधारित थे, क्योंकि अभी भी हम लोग जानते हैं कि मानव जो है वो मुख्यतः शिकार और कृषि के बेस्ड इकोनॉमी पर ही क्या कर रहा है, जीवन यापन कर रहा है। तो उसके जीवन यापन का एक जरिया है क्या है, कृषि तो है ही है, लेकिन उसके साथ में क्या है, वो शिकार पर भी आधारित है। किस पर आधारित है, शिकार पर आधारित है। इसी के साथ में एक नाम जुड़ता है क्या, जोधपुरा। तो जोधपुरा संस्कृति पूर्वी राजस्थान में साहिबी नदी, या जिसको हम लोग साबी नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, साबी नदी के नाम से जानते हैं, कि किनारे स्थित है, जहां पर काले एवं लाल मृत भांड के या काले एवं लाल रंग के बर्तन क्या हुए, प्रयोग में लाए गए। कौन से बर्तन प्रयोग में लाए गए, काले एवं लाल मृत भांड या काले एवं लाल रंग के जो बर्तन थे वो प्रयोग में लाए गए। ठीक, समझ में आया यहाँ तक? कोई सवाल है क्या कहीं से, किसी भी बिंदु से? नहीं। तो ये इसके क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इन पॉइंट टू पॉइंट आप इसको क्या करते रहेंगे, आप इसको नोट्स में डालते रहेंगे, या साथ ही साथ इसको क्या करते हैं, डिस्कस करते रहेंगे। तो ये आपको जो भी एग्जाम में आएगा तो इन्हीं पॉइंट्स में से ही आएगा। ठीक है, इससे अलग और भी कुछ नया नहीं आता।
ये ध्यान में रखेंगे। अगला जो है बनास नदी की या बनास घाटी की संस्कृति, या इसे हम कहते हैं आहाड़ एवं गिलुंद की संस्कृति। ठीक है, क्या कहते हैं? आहाड़ एवं गिलुंद की संस्कृति। यह जो क्षेत्र है बनास नदी की घाटी ताम्र पाषाण संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र रही है ना, और इसके दो प्रमुख जो स्थानीय केंद्र है, एक आहाड़ है और दूसरा क्या है? गिलुंद है। चूंकि यह संपूर्ण संस्कृति बनास नदी घाटी पर स्थित होने के कारण, ठीक है, यह संपूर्ण संस्कृति जो है वह किसमें स्थित है? बनास नदी की घाटी में स्थित होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति। जैसे हम लोग अगर मान के चले कि 1920-21 में जब हड़प्पा का उत्खनन हुआ, उसके बाद 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ राखाल दास बनर्जी के द्वारा, तब समस्या ये आई कि शुरुआत में तो हम लोगों ने जो नामकरण किया या जो नाम दिया कि यह हड़प्पा की सभ्यता है, लेकिन बाद में ये समस्या आ गई कि अलग अलग और क्या मिल रहे हैं हमको? साइट्स मिल रहे हैं। और क्या मिल रहे हैं? साइट्स मिल रहे हैं। तो उन साइट्स को देखने के बाद क्या हड़प्पा की सभ्यता कहना इसे उचित होगा? यह प्रश्न उठ गया। ठीक है, इसी के सॉल्यूशन के लिए 1924 में सर जॉन मार्शल, जो इस समय के पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे, डायरेक्टर जनरल थे, उन्होंने ये कहा कि हम इस सभ्यता को क्या नाम देंगे? सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, इसको हम ये क्या नाम देंगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि जितने भी स्थल मिल रहे हैं वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में मिल रहे हैं। सिंधु और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में। तो ठीक ये उसी प्रकार है कि जहां घाटियों में स्थित, जैसे सोहन संस्कृति भी हम लोग देखें, पूरा निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत सोहन संस्कृति का उल्लेख किए हम लोग, है ना। चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर जिसको हम लोग बोले, तो चॉपर चॉपिंग पेबल कल्चर एच.एल. मूवियस ने यूज किया वर्ड। ठीक है, बाद में उसको हम लोग जब सांकलिया आदि क्या कर रहे हैं, उत्खनन कर रहे हैं, तब उसका नाम क्या दिया जा रहा है? उसको सोहन संस्कृति बोल रहे हैं या सोहन घाटी की संस्कृति कह रहे हैं। कारण क्या है उसका? क्योंकि वो किस घाटी मिल रहा है? सोहन नदी की घाटी में मिल रहा है। और मैंने आपको पहले ही बताया है प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करने के समय कि मनुष्य जो है वह पानी के किनारे किनारे ही या नदियों के किनारे किनारे क्या करता रहा? गमन करता रहा। इसलिए विश्व की तमाम सभ्यताएं जो है वो किसके किनारे मिलेगी? नदियों की घाटियों के किनारे मिलेगी या नदियों की घाटियों। ठीक है, तो इसीलिए ये बनास नदी की घाटी में क्या थी? स्थित थी। तो यहाँ जो स्थित जो संस्कृति, इसलिए आहाड़ और गिलुंद की संस्कृति को भी एक नाम किससे जाना जाता है? बनास की संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ठीक, आहाड़ की सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है। यहाँ से प्राप्त बर्तनों का रंग भी कैसा था? काला एवं लाल था, जो शुरू में हम लोग देख लिए हैं। ठीक, इसीलिए इस संस्कृति को काले एवं लाल मृद भांड वाले संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, या इसे और क्या कहा जाता है? काले एवं लाल मृद भांड वाली संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? चाहो तो आप लोग इसको नोट करके भी रख सकते हो कि आहाड़ की संस्कृति को एक और नाम से जाना जाता है, या आहाड़ की संस्कृति को काले एवं लाल मृदभांड के नाम से भी जाना जाता है, या ब्लैक एंड रेड वेयर कल्चर के नाम से भी इसको हम प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है, या उसे आइडेंटिफाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ठीक, क्या ये इसके अन्य स्थल? ठीक है, ये एक दो स्थल नहीं है, आहाड़ और गिलुंद मिले तो आहाड़ और गिलुंद के साथ साथ में दो प्लेस और थे, एक मरमी है और दूसरा क्या है? बालाथल है। तो इसमें तीन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपका क्या? आहाड़ और गिलुंद, और दूसरा क्या है आपका? मरमी और बालाथल। तो मरमी और बालाथल जो हमारा जो क्षेत्र है बेसिकली ये इसी से लगा हुआ क्षेत्र है। तो बालाथल का उत्खनन किसने किया, कहाँ पे लोकेटेड है और यहाँ से क्या क्या अवशेष मिला, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सबको? चलिए अगला जो है हमारा आहाड़ है ना। तो आहाड़ राजस्थान के उदयपुर जिले में, कहां पर है? उदयपुर में। इसको नोट डाउन करके रख लीजिए। किस नदी के किनारे है? बेडच नदी के किनारे। तो अब अगर प्रश्न बनता है कि आहाड़ का लोकेशन क्या है या आहाड़ कहाँ स्थित है, तो राजस्थान के उदयपुर जिले में। और किस नदी के तट पर? बेडच नदी के तट पर। ठीक है, कहां पर है? बेडच नदी के तट पर स्थित है। आहाड़ को अघाटपुर, अघाटदुर्ग और तथा धूलकोट के नाम से भी जाना जाता है। किस किस नाम से? अघाटपुर, अघाटदुर्ग और धूलकोट के नाम से। लेकिन आहाड़ का जो प्राचीन नाम है या जो उसको हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पे जब उसके हिस्टोरिकल नेम के पीछे जब हम उसके तथ्य को देखते हैं
तो क्या मिलता है कि आहड़ का जो प्राचीन नाम है वो ताम्रवती या तांबावती था। ठीक है, क्या था? तांबावती, यानी कि तांबा वाली जगह। और खेतड़ी यही स्थित है। खेतड़ी कहाँ है? यही स्थित है। यहीं से हम किसकी ज्यादा उत्खनन देख रहे हैं? तांबे का। ठीक है, तांबे का जो पहला जो उत्खनन है या तांबा जो पहला जहां मिला वो खेतड़ी मिला, इसी संस्कृति से मिला था। ठीक, तांबावती जय मतलब क्या कि तांबा वाली जगह, इसलिए आहड़ का प्राचीन नाम क्या है? एक तांबा वाली। किसी एग्जाम में पूछा था, शायद बैंक या एसएससी का कोई एग्जाम था, उसमें यह प्रश्न था कि आहड़ का प्राचीन नाम क्या है। ठीक है, उसमें ऑप्शन में था ताम्रवती। ठीक है, ऑप्शन में क्या था? ताम्रवती। तो ध्यान में रखिएगा, इसे ताम्रवती के नाम से या तांबावती के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसका जो समय है 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच था। कब से कब है? 2100 से 1500 ईसा पूर्व के बीच में। मतलब ये पैरेलली एक टाइम पीरियड हमको और मिल रहा है आहड़ का। कहा कि सिंधु घाटी की सब विकसित जो सभ्यता है वो फिर जो उसका उत्तर हड़प्पा जो सभ्यता है, यानी कि जो उसका थर्ड फेज है ना, तो इसकी दूसरा दो स्तर इसमें बेसिकली मिल रहा है हमको। एक आपका विकसित हड़प्पा सभ्यता का दूसरा स्तर यानी सेकंड फेज, और उसके बाद क्या? लेटर हड़प्पा यानी कि तीसरा फेज। तो दो फेज हमको यहाँ पर दिख रहा है संस्कृति में। आहड़ में सर्वप्रथम उत्खनन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया था। सबसे पहला जो पहला उत्खनन हुआ पहले स्तर का, उसको 1953 में किसने किया था? ए के व्यास ने, या अक्षय कीर्ति व्यास, इनका पूरा नाम है। ए के व्यास या अक्षय कीर्ति व्यास। 1954 टू 65 के बीच में इसका अगला जो काम किया वो आरसी अग्रवाल ने किया। ये भी क्या है? पुरातत्वविद है ना, रत्नचंद अग्रवाल इनका पूरा नाम है। तो सेकंड फेज का जो उत्खनन है वो किसने किया? आपके रत्नचंद्र अग्रवाल ने। और मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो उत्खनन होगा वो कैसे होता है? दो प्रक्रियाओं पर निर्भर होता है। एक आपका क्षैतिज चलता है और एक आपका ऊर्ध्वाधर चलता है, यानी क्या? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ऐसी दो फेज में क्या होती है? खुदाई होती है। ऐसी धीरे धीरे एक एक स्तर या लेयर निकाला जाता है। ठीक, 1961 टू 62 में एचडी सांकल्या, ठीक है, ने यहाँ उत्खनन कार्य करवाया और आहड़ की संस्कृति के 15 चरण यहाँ से क्या हुए? प्राप्त हुए। 15 चरण अलग अलग। यहाँ पे बर्तन भी थे, फिर यहाँ पे अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी मिली, उनके ग्रामीण परिवेश मिले। तो ऐसे करते हुए उसके अलग अलग 15 चरण जो लगभग कहां तक जा रहा है? लेटर हड़प्पन तक जा रहा है। ठीक है, जहां पर हड़प्पा सभ्यता क्या हो रही है? समाप्त हो रही। तो अगर 1500 ईसा पूर्व को देखोगे तो भारतीय इतिहास के अंतर्गत हम 1500 ईसा पूर्व में अगर किसी चीज की चर्चा करते हैं तो किसकी चर्चा करते हैं? वैदिक सभ्यता की, है ना, वेदों पर आधारित सभ्यता की, यानी कि आर्यों को क्या हो गया? आगमन हो गया, है ना, आर्यन सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये कौन सा फेज है? ये लेटर हड़प्पा का फेज है, जहां पर एक नगर जो है या नगरी जो संस्कृति वो बिखरती हुई नजर आ रही है, मतलब बिखर रहा है। ठीक, यहां तक समझ में आया? आगे बढ़े। ठीक, आहड़ से 6 ताम्र मुद्राएं यानी तांबे की मुद्रा, ठीक, 3 मोहरे, यूनानी भाषा में लेख से युक्त एक मुद्रा। ये क्या था? सस्पेंस था कि क्या संभवतः इस क्षेत्र में यूनान से कोई सभ्यता से या कोई लेन देन होता था या आयात निर्यात होता था, क्योंकि वहां से एक मुहर या एक मुद्रा जो मिली लेख युक्त यूनानी भाषा में। और हम लोग ये जानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच में व्यापारिक जो संबंध है या विदेशी जो व्यापार है वो सबसे ज्यादा समृद्ध था। ठीक है, विदेशी व्यापार कैसा था? समृद्ध था इस समय। ठीक है, सबसे ज्यादा। तो वे को आइडेंटिफाइड वहां से करते हैं। इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि ताम्रपाषाणीन कालीन संस्कृति की पृष्ठभूमि पर ही नगरी संस्कृति या हड़प्पा की संस्कृति का क्या हुआ? उदय हुआ। और क्या प्राप्त हुआ? यहाँ से गेहूं और चावल के कुछ अवशेष यहाँ से मिलते हैं, ज्वार एवं बाजरा का अवशेष मिला, पैरों से चलाने वाला अनाज, पैरों से चलित अनाज पीसने की क्या मिली? चक्की मिली। ठीक है, एक जगह देखना, जैसे बस्तर वगैरह आप लोग जाएंगे या ग्रामीण कल्चर में, पहले ना चावल वगैरह आदि को या अनाज को कूटने के लिए ना एक पैर से दबाते हुए रहते हैं ना, ऐसा प्रेस करते रहते हैं और वो ऐसा कूटता रहता है उसको। ठीक है, क्या बनाता है? महीन बना देता है, उसको आटा बना देता है। तो वो जो है आज भी कई दूरस्थ अंचलों में आज भी वो यूज किया जाता है। बस्तर आदि अगर आप लोग जाओगे तो बस्तर के कई दूरस्थ अंचलों में, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी वो प्रक्रिया को क्या किया जा रहा है? यूज किया जा रहा है। आटा के लिए यूज किया जा रहा है,
ठीक है। दूसरा आपका जो कुछ अनाजों के छिलके वगैरह निकालने के लिए भी क्या किए जाते हैं, उस प्रक्रिया का यूज किया जाता है। देखना, मैं आप लोगों को जब अपन छत्तीसगढ़ का पोर्शन जब पढ़ेंगे जनजाति वगैरह, तो उस समय मैं आपको उसका इमेज भी दिखाऊंगा, उसके वीडियो भी दिखाऊंगा किस तरीके से उसका यूज होता है। बेसिकली मेरे पास कुछ अपने रिसर्च के दौरान के वो वीडियो सब वो रखे हुए हैं, पिक्स वगैरह रखे हुए हैं। सबसे खास बात क्या कि आहार से प्राप्त बैल की मृण मूर्ति, मृण मूर्ति मैंने पहले ही बताया है कि टेराकोटा, ठीक है, क्या टेराकोटा या पकी हुई मिट्टी से बने हुए जो आपके क्या है खिलौने हैं। मृण मूर्ति जहां भी आएगा तो आप ध्यान में रखना कि पकी हुई मिट्टी से बने हुए खिलौने या जो भी वस्तु हो, ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, मृण मूर्ति कहा जाता है या टेराकोटा कहा जाता है। ठीक, यहाँ पर जो बैल की जो मृण मूर्ति मिली, इसे हम लोग क्या नाम देते हैं, बनासियन बुल का, क्योंकि बनास की संस्कृति थी। कहाँ मिला, बनास की घाटी क्षेत्र मिला या आहार में मिला हमको। दो बैलों की ऐसी जोड़ी है, ठीक है, टेराकोटा का बना हुआ है वो, बेसिकली उसे नाम क्या दिया गया, बनासियन बुल का नाम दिया गया। तो हम हमेशा ध्यान में रखना कि बनासियन बुल के अवशेष कहां से प्राप्त हुए या बनासियन बुल के टेराकोटा की मृण मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई। अगर ये प्रश्न पूछता है तो उसका उत्तर क्या होगा आपका, आहार से, ठीक है, कहां से प्राप्त हुआ, आहार से। और चूंकि बनास की संस्कृति में मिला या बनास घाटी में मिला, इसलिए इस बुल को क्या कहा गया, या बैल को बनासियन बैल या बनासियन बुल कहा गया। ठीक, आहार से अनाज रखने के बड़े मृद भांड, ठीक है, पहले समय में देखो आप लोग अनाजों को रखने के लिए बड़े बड़े क्या बनाए जाते थे, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते, बड़े बड़े पात्र बनाए जाते थे। बस्तर में तो पत्तों तक का बनाया जाता है, बड़ा बड़ा, ठीक है, कुछ अनाजों वगैरह को रखने के लिए पत्तों तक का, बांस की बड़ी बड़ी टोकरियां बनाई जाती है। तो इस समय क्या था, मिट्टियों से बनाया जा रहा, ठीक है, क्या बनाया जाता, मिट्टियों से। तो आहार की संस्कृति में ऐसे मृदभांड हमको मिले और जिन्हें हम स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, गोरे एवं कोट कहते हैं। ठीक है, स्थानीय भाषा में क्या कहा इनको हम लोगों ने, गोरे एवं कोट कहा। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग का प्राचीनतम साक्ष्य भी कहां से मिलता है, आहार से मिलता है। कुछ जो साक्ष्य जहां संकलित हुए उसमें लोहे के प्रयोग का भी अल्पकालीन जो हमको क्या प्रमाण मिला, वो कहां से मिला था, हमको आहार से मिला था। तो ये माना जाता है कि सबसे प्राचीनतम जो साक्ष्य लोहे का है यहीं से मिला। लेकिन इसके अलावा भी जो नवीनतम शोध हो रहे हैं, उन शोधों के आधार पर कुछ अन्य स्थल भी हैं जहां पर लोहे के प्रयोग के साक्ष्य हमको मिलते हैं। तो ये आहार की संस्कृति थी। समझ में आया यहाँ तक, किसी भी पॉइंट में डाउट आप लोगों को नहीं? चलिए अगला जो है आपका गिलुंद। गिलुंद भी आहार की संस्कृति का क्या है, एक स्थानीय केंद्र है, जो शुरू से मैं बता रहा हूं आप लोगों को। गिलुंद राजस्थान के राजसमंद जिले में बनास नदी के किनारे क्या हुआ, प्राप्त हुआ। इसका उत्खनन कब हुआ, 1959 to 60 में बीबी लाल ने किया है। किसने किया है, बीबी लाल ने। आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं कि राजस्थान के राजसमंद जिले में प्राप्त हुआ। किस नदी के किनारे है, बनास नदी के किनारे है। उत्खनन कब हुआ, 1959 to 60 में हुआ। और किसने किया, बीबी लाल ने किया। ठीक है, प्रश्न यहाँ पे कितना बन रहा है आपका, 1, 2 और 3। ठीक है, और ये नदी को भी लोगे तो आपका 4। ठीक है, किस नदी के किनारे बोलने से दिखा ना, अगर गिलुंद जो है किस नदी के तट पर स्थित है या किस नदी के किनारे है, तो क्या लिखोगे, बनास नदी के किनारे। किसने उत्खनन किया बोलेंगे तो बीबी लाल ने। उत्खनन वर्ष क्या है बोलेंगे तो 1959 to 60। ठीक, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति के लोग पकी हुई ईंटों का प्रयोग कम करते थे। ठीक है, पकी हुई ईंटों का प्रयोग कम करते, क्योंकि प्रारंभिक दौर ग्रामीण संस्कृति है। लेकिन गिलुंद में अधिकतर जो मकान और कुछ स्ट्रक्चर जो हमको मिले, उसमें पकी हुई ईंटों के होने का प्रमाण मिला है ना, पकी हुई ईंट। ठीक है, इसको समझते होंगे आप कि जो घरों का निर्माण हुआ वो किससे हुआ, पकी हुई ईंटों से हुआ था। ठीक, गिलुंद एकमात्र ऐसा ताम्रपाषाणिक स्थल है जहां से मकानों में पक्की ईंटों का क्या हुआ, प्रयोग हुआ। लेकिन बाहर की जितनी संस्कृति हम लोग देखते हैं, प्लेस हम लोग देखते हैं, उसमें कच्चे मकान बने हुए। कैसे मकान बने हुए थे, कच्चे मकान। तो ये क्या है, थोड़ा अपवाद के रूप में हमको मिलता है कि गिलुंद में पकी हुई ईंटों से निर्मित मकानों का प्रयोग हुआ था। ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसके बाद एक प्रस्तर फलक उद्योग हमको क्या मिलता है, गिलुंद में मिलता है। प्रस्तर मीन पाषाण है ना, फलक मीन जो लंबा जो तक्षणी जैसा क्या होता था
आपका जो चाकू जैसा या कह सकते हैं, ठीक है, उस तरीके का जो औजार होता है। प्रस्तर फलक उद्योग, क्योंकि वहां पे अलग से इसको बनाने के क्या मिले हमको, प्रमाण मिले। एक जगह ऐसा कारखाना जैसा दिखता है, जो जगह मिलता है छोटा सा रहता है हालांकि, लेकिन वहां पे ये मानते हैं कि यहाँ पे प्रस्तर फलक क्या किए जाते थे, बनाए जाते थे। तो उसका प्रमाण हमको कहाँ से मिला है, गिलुंग से मिला है। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्यों कहाँ है, राजसमंद में बनास नदी घाटी पर स्थित है। दूसरा बीबी लाल ने इसका उत्खनन किया और कब किया है, 1959 टू 60 के बीच किया है। ठीक, और दूसरी खास बात क्या, यहाँ के जो मकान है वो पकी हुई ईंटों से निर्मित थे और इसके आसपास जो है वो क्या मिलता है, कच्चे मकानों के अवशेष मिलते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। बालाथल, तो आहार की संस्कृति का तीसरा जो इंपॉर्टेंट प्लेस है वो कौन सा है आपका, बालाथल है। बालाथल कहाँ है, उदयपुर में। ठीक है, कहाँ है, उदयपुर में। बालाथल की जो खोज है 1962 से 63 के बीच में वीएन मिश्र ने किया। किसने किया, वीएन मिश्र ने। नोट डाउन करके रख लीजिएगा कि बालाथल आहार संस्कृति का केंद्र है। ठीक है, उदयपुर में स्थित है और 1962 से 63 के बीच में इसकी खोज किसने की, वीएन मिश्र ने की। किसने की थी, वीएन मिश्र ने। 1993 से 1904 तक उत्खनन का कार्य वीएन मिश्र के नेतृत्व में हुआ। यह नवीनतम ज्ञात ताम्र पाषाणिक स्थल है। मैंने बोला कि जैसे जैसे क्या हो रहे हैं, आपके उत्खनन हो रहे हैं, नवीन शोध हो रहे हैं, तो उसमें और साइट्स क्या होते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं। जैसे हड़प्पा की संस्कृति में अब तक 2000 से ज्यादा साइट्स खोजे जा चुके हैं। अभी नई शोधों के अनुसार हमको क्या मिल गया, वहां सोना भी मिल गया, एक घड़ा मिला, उस घड़े में पूरी की तरीके से पैक है ना सोने की मुद्राएं भरी हुई है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि उस समय कहां सा यूज हो रहा था, सोना कहां से आ गया। ठीक है, तो उसपे आईआईटी खड़गपुर के जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं या वहां का जो शोध जो विभाग है वो उस पर क्या कर रहा है, रिसर्च कर रहा है कि किस काल का, किस समय का। लेकिन बेसिकली उसका समय लगभग 8000 मतलब ये 7000 या 8000 ईसा पूर्व के बाद का ही बताया जा रहा है। ठीक है, यानी कि जिस समय पे सिंधु घाटी की सभ्यता थी उस समय सोने के सिक्कों का क्या हुआ या सोने की मुद्राओं का यूज हुआ। ठीक है, ये हमको उस समय का मिल रहा है। तो कुछ अवशेष ऐसे थे। धौलावीरा का उत्खनन इतना किया, उसमें तीनों स्तर मिला है ना। जितना इस 3 स्तर है, जो 3 प्रकार की जो नगर की अवस्था जो बनती है हमारे यहाँ हड़प्पा सभ्यता में, उसका तीनों स्तर वहां पे धौलावीरा मिल रहा है। इसीलिए धौलावीरा को गत वर्ष या पिछले वर्ष जो है उसको यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में डाला गया। ठीक है, जो साइट से लगभग हमारे यहाँ भी 36 या 38 ऐसी संख्या हो गई है। तो विश्व विरासत सूची में किसको भी शामिल किया गया है, धौलावीरा को शामिल किया गया है। ठीक, ध्यान में रखना। तो बालाथल की खोज किसने की है, वीएन मिश्र ने की है। बालाथल से दुर्गनुमा भवन मिला है। दुर्गनुमा भवन मतलब क्या, कि चारों ओर से बाउंड्रीकृत होना, उसको घेरा जाना, तो उसको क्या कहते हैं, दुर्गनुमा बोलते हैं या दुर्गीकृत करना बोलते हैं। यहां से लेप्रोसी या कुष्ठ का प्रारंभिक प्रमाण मिलता है, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ लेप्रोसी। ठीक है, इसका फेज मिल रहा है, यानी कुष्ठ रोग यहाँ पे था या कुष्ठ रोग यहाँ पे आ चुका था, शुरुआती इसमें लक्षण दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जो इस समय के प्रमाणिक तौर पर या कुछ हम देख सकते हैं कि शवों वगैरह में ऐसा मिला रहा होगा। ठीक, राजस्थान एवं मालवा की जो ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में सांड की मृण मूर्ति मिली है। किसके, सांड की। ठीक है, वृषभ है ना, उसकी क्या मिली, मृण मूर्ति। तो इस समय हम ये भी ध्यान रखते हैं कि इन मूर्तियों का मिलना केवल और केवल उनके इकोनॉमिकल या उनके पशुपालन को नहीं दर्शाता, कि इसके अलावा भी उनके धार्मिक मान्यताओं को भी दर्शाता है। जैसे आज पोला है, ठीक है, आज क्या है, पोला है। तो छत्तीसगढ़ की संस्कृति में पोला का एक क्या है, विशेष महत्व है। ठीक है, बैलों की दौड़ कराई जाती है, पारंपरिक कृषि के विधानों के लिए कामनाएं की जाती है। ठीक, तो ये सब संस्कृतियों में पहले से विद्यमान है, ये आज की संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ये पुरातन संस्कृति क्या है, पहले से चलती आ रही है और उसी के हम लोग क्या है आज, ठीक है, पोषक हैं, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, लगातार हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक, इसके बाद आती है सबसे इंपॉर्टेंट संस्कृति, मालवा की संस्कृति। मालवा की संस्कृति आहार की संस्कृति की उत्तराधिकारी संस्कृति मानी जाती है, क्योंकि उसके बाद नीचे का फेज हम लोग बेसिकली देखते हैं, मालवा, कायथा, एरण, ऐसी संस्कृति। ठीक, सबसे खास बात जो थी संस्कृति के, इसके मृदभांड थे। ठीक है, मालवा की संस्कृति के मृदभांड में जो थे वो उस तरीके की मृदभांड या उस तरीके की मिट्टी के बर्तन दूसरी संस्कृति में कहीं पर भी क्या नहीं हुए, प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, तो
जिसकी जो मुख्य विशेषता थी वो क्या थी, मालवा मृदभांड थे। इसमें मिट्टी के जो बर्तन थे उसमें हल्का से एक लेयर और मिलता था और उसमें काले रंग की क्या मिलती थी, चित्रकारी मिलती थी। इसके टूटे हुए कुछ अवशेष के इमेजेस हैं मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, तो वो जो था उसको बाकी दूसरी संस्कृति से या दूसरी सभ्यता से उसको क्या बनाता है, अलग बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, अलग बनाता है वो सारी चीजें इसको। तो ये इसका क्या था, पर्टिकुलर कैरेक्टर था, उसकी प्रमुख विशेषता थी। इसलिए मालवा की संस्कृति में मिलने वाले जितने भी मिट्टी के बर्तन थे या जितने भी मृदभांड थे उनको क्या बोला गया है, मालवा मृदभांड बोला गया। क्या बोला गया, मालवा मृदभांड। ठीक, मालवा से प्राप्त चरखे और तकलियां, जो चरखा होता है चलाने का और उसके साथ जो तकलियां था उसमें हम ये देखते हैं कि यहाँ से क्या सूत काटने का भी काम होता था। क्या किसका काम होता था, सूत काटने का। अब चरखा किस काम आता है आप लोगों को सब पता है। तो इसका मतलब ये है कि इस समय के लोग या मालवा संस्कृति के लोग जब चरखे का प्रयोग कर रहे हैं तो वो लोग कताई और बुनाई दोनों प्रक्रिया से क्या भी है, परिचित भी है। जो बुनकरों का बेसिकली काम होता है। ठीक है, क्या है, कताई और बुनाई दोनों प्रक्रिया से भी क्या है, ये लोग परिचित हैं। इसमें एक क्षेत्र आता है जो मालवा क्षेत्र में जो सबसे बड़ी ताम्र निधि जहां से प्राप्त हो। ठीक है, मध्य प्रदेश के बालाघाट के निकट एक जगह है गुंगेरिया। इसको हम लोग छत्तीसगढ़ में भी ताम्र पाषाणकालीन जब संस्कृति पढ़ेंगे ना उसमें, छत्तीसगढ़ के इतिहास में, तो उस दौरान भी इसको चर्चा में करते हैं। तो यहां से लगभग 424 तांबा का ऐसा छोटा छोटा टुकड़ा ऐसा उनको अलग अलग मिला। ठीक है, कई लोग सिक्के लिख देते हैं कुछ है, लेकिन वो अलग का क्या है, तांबे की निधियां हैं। ठीक है, अलग अलग, लगभग उसकी संख्या कितनी है, 424। तो इतना एक साथ गुंगेरिया में हमको क्या हुआ था, मालवा की संस्कृति के अंतर्गत मिला था और इस समय की सबसे प्रमुख उपलब्धि है ये। इतनी निधियां बाकी जगह पे एक साथ ऐसा नहीं मिला था। तो कहाँ मिला, गुंगेरिया में मिला था। तो कहाँ है ये, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मलाच खंड वगैरह का जो क्षेत्र है बेसिकली, जहां पर ताम्र परियोजना चलती है मध्य प्रदेश की। कौन सी परियोजना, ताम्र परियोजना, वहां से ये प्राप्त होता है। मालवा की संस्कृति जो है इसके जो कुछ प्रमुख हिस्से हैं या स्थल जो है, मालवा का क्षेत्र और महाराष्ट्र के दक्कन का क्षेत्र इसका मुख्य भाग होता है बेसिकली। अब इसमें कौन कौन सा क्षेत्र है, माहेश्वर, नागदा, एरण, कायथा। एरण, यहाँ से हमको विशाल एक वराह की क्या मिली है, मूर्ति मिली है। ठीक है, मेरे एक मित्र है ना, बड़े भाई जैसा मैं उनको मानता हूँ, है ना, ओम सोनी जी, अभी वहां गए हुए थे। उसके कुछ पिक्स वगैरह और उसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के विषय में उन्होंने अपने पेज पर भी लिखा है। ठीक है, तो ये एरण का वो क्षेत्र जो है ना, लगभग जो राजस्थान में है, अभी राजस्थान का एरिया है, उदयपुर का क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, तो वहां पर प्राचीन वैष्णव धर्म का और वराह से संबंधित जो मूर्तियां जो स्थापित है, बहुत बड़ी मूर्ति है। ठीक है, उसको मैं इमेज दिखाऊंगा आपको बाद में। तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, जब हम लोग उस तरफ बढ़ेंगे प्राचीन इतिहास में, तब मैं उसको आपको चर्चा में जरूर बताऊंगा। कायथा, नवदा टोली, नारदी आदि से क्या है, प्रमुख स्थल। कौन कौन सा, महेश्वर, नागदा, एरण, कायथा, नवदा टोली। नवदा टोली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस है इस समय, और नवदा टोली से संबंधित कई प्रश्न जो है आपको बहुतायत एग्जाम में क्या किए गए हैं, पूछे गए हैं। और इससे संबंधित जो प्रश्न है कि सबसे ज्यादा या भारत में विभिन्न संस्कृतियों में सर्वाधिक अनाज कहां से प्राप्त हुए, तो उसका उत्तर क्या आएगा आपका, नवदा टोली आएगा। ध्यान में रखना कौन सा स्थल है, नवदा टोली, जहां से सबसे ज्यादा क्या प्राप्त हुए, अनाज प्राप्त हुए। और इतने अनाज एक साथ कहीं भी किसी दूसरी संस्कृति या दूसरे स्थल या सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए थे। क्लियर है, हाँ कि ना, हाँ, चलिए ठीक, आगे बढ़ते हैं। नवदा टोली नर्मदा नदी के तट पर जो स्थित क्षेत्र है या गांव है, उसका नाम क्या है आपका, नवदा टोली। ठीक है, यह मालवा संस्कृति का प्रतिनिधि स्थल है। ये उसका क्या है, लीड प्लेस जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, उसका जो शुरुआत जहां से हम लोग बात करते हैं मालवा संस्कृति, तो वो कौन सा प्लेस है आपका, नवदा टोली है। नवदा टोली का जो उत्खनन है पूना के प्रोफेसर्स ने किया था, उनका नाम है HD सांकल्या। ठीक है, इनका भारतीय इतिहास में या उत्खनन के क्षेत्र में ना बहुत बड़ा योगदान है। HD सांकल्या कई महाराष्ट्र के, मध्य प्रदेश के क्षेत्र के कई स्थलों की खुदाई इन्होंने खुद की है। ठीक है, HD सांकल्या ने की। यह एक ग्रामीण संस्कृति का एक स्थल है जहां से सबसे ज्यादा क्या मिले, अनाज। ठीक है, यहाँ सभी प्रकार के क्या मिले हैं, अनाज मिले हैं, जो भारत के किसी अन्य क्षेत्र से क्या नहीं हुए, प्राप्त नहीं हुए थे। नवदा टोली की जो मुख्य विशेषता है, यहाँ से चित्रित काले और लाल मृदभांड मिले।
ठीक है। तो लाल रंग का वो क्या है, वो बर्तन है ना, और उस पे काले रंग से क्या की गई है, चित्रकारी की गई है। तो चित्रित काले एवं लाल रंग के मृदभांड क्या है, इसकी क्या है सबसे विशेष इसका महत्व रखते हैं। जो कहां से प्राप्त हुआ, ये आपका नौदा टोली से प्राप्त हुआ। जैसे हल्का फुल्का आर्क बना हुआ है, ठीक है, हल्की डिजाइन बनी हुई है, किसी किसी में वनस्पतियों का चित्रांकन है, तो इस तरीके का क्या मिला है इसमें हमको बर्तन में प्रभाव मिला है, ठीक है, जिसमें काले रंग से चित्रकारी होती है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आया। इन्हें ही क्या बोला गया है, मालवा मृदभांड, ठीक है, क्या बोला गया है, मालवा मृदभांड। चलिए ठीक, अगला आता है कायथा की संस्कृति। कायथा की संस्कृति जो है वो कहाँ स्थापित है, उज्जैन। कौन सा क्षेत्र है उसका, उज्जैन में एक छोटी काली सिंध नदी है, इस पर स्थित है क्या, कायथा की संस्कृति, जिसकी खोज V.N. वाकनकर ने की थी। इसकी खोज किसने की थी, सॉरी हाँ यहाँ पर V.S. हो गया है, ये नाम पूरा V.N. वाकनकर है ना, ये इसको सुधार लीजिएगा नोट्स में आप लोग भी। V.N. वाकनकर, क्या नाम है, V.N. वाकनकर ने 1965 to 66 में क्या किया था, इसकी खोज की थी, किसकी, आपकी कायथा की, इसका उत्खनन किया। इसको नोट करके रख लीजिए, कहां पर है, मध्य प्रदेश के उज्जैन में है। उस 1965 में इसकी क्या हुई, खोज हुई, और इसको उत्खनन कार्य किसने किया है, V.N. वाकनकर, ठीक है। यहाँ पे टाइपिंग का आपका थोड़ा सा एरर है, वो V.S. हो गया है, वो V.N. वाकनकर है, ठीक। मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल कायथा होने के कारण इसे कायथा की संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। मालवा संस्कृति का प्रमुख स्थल होने के कारण इसे क्या कहा जाता है, कायथा की संस्कृति कहा जाता है। ये प्राक हड़प्पन, ये जो प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है, और जो हड़प्पा के उत्तर यानी कि लेटर हड़प्पा का जो संकेत है वो भी इसमें मिलता है। मतलब 3 स्तर, प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और लेटर हड़प्पा या उत्तर हड़प्पा, ये तीनों फेज इसमें क्या होता है, दिखाई देता है इस क्षेत्र में, कायथा में। कि यहाँ पे प्री हड़प्पन सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट का फर्स्ट फेज, फिर उसके बाद पूरा कंप्लीट डेवलप्ड फेज, और उसके बाद क्या जो मतलब जो लेटर पीरियड है उसका हड़प्पा का, वो भी हमको तीनों यहाँ पे क्या दिखता है, दिखाई देता है। मतलब नगर क्या हो रहा है, बिखर रहा है। और कई कारण बताए हैं उसके, हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे कि किस तरीके से पूरी तरीके से एक हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, और विद्वान उसको अलग अलग कारणों से क्या करते हैं, बताते हैं और दर्शाते हैं, ठीक। कायथा में स्थित एक घर से तांबे के 29 कंगन 29 कंगन मिले, और 2 विशेष प्रकार की क्या मिली, कुल्हाड़ियां मिली, ठीक है। तो ताम्रपाषाण काल की ना कुछ इसी तरीके की कुल्हाड़ियां जो है ना, ये कहाँ प्राप्त हुआ था, आपको कबरा पहाड़ में भी प्राप्त हुआ है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में उसको हम देखेंगे, बेसिकली उसको नवपाषाण कालीन उसमें औजारों में तोला गया या उसमें जज किया गया था, ठीक। यहां से एक बर्तन में सेल खड़ी के 40,000 सूक्ष्म मनके मिले। सेल खड़ी जो बचपन में स्लेट में आप लोग क्या करते थे, कलम है ना, जो पेंसिल यूज करते थे, उसी को क्या कहते हैं, सेल खड़ी कहते हैं। और उसी का बना हुआ जो क्या होता था, मनका, पेंडेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, लॉकेट पेंडेंट ऐसा होता है ना, उसी का पेंडेंट कितना 40,000 ऐसा बना हुआ हमको मिलता है। तो हमें मान के चल सकते हैं कि वहां पर मनके बनाने का भी उद्योग रहा होगा। क्या बनाने का, मनके बनाने का भी क्या मिलता है हमको, साक्ष्य मिल रहा है, यानी कि उद्योग वहां रहा होगा। कहां पर, आपका कायथा में, ठीक। मालवा तथा मध्य प्रदेश की कायथा एवं एरण, जो सागर मध्य प्रदेश का कुछ क्षेत्र की बस्तियां ताम्रपाषाण काल की सबसे प्राचीन बस्तियां हैं, ठीक है। ये क्या होता है, एक आवासीय घेरा, ठीक है, क्या होता है, आवासीय घेरा। तो कायथा में जिस प्रकार की जो बस्तियां मिली, वो ताम्रपाषाण काल की बस्तियां आयताकार और गोलाकार होती हैं, बेसिकली द्विस्तरीय इसमें आवास व्यवस्था मिलता है। कैसा, द्विस्तरीय। तो एक जो मुखिया होगा वो किसमें रहेगा, वो आयताकार घरों में रहेगा, ठीक है। और जो सामान्य जो लोग होंगे वो किसमें रहेंगे, आपके गोलाकार घर में रहेंगे। मान लीजिए हम लोग ताम्रपाषाण काल की संस्कृति के क्या है, हम लोग हैं, लगभग जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं ना, 40 हो, 50 हो, 60 हो, ठीक है, हम लोग बैठे हैं। अब मैं आपका मुखिया हूं, तो मैं किस में रहूंगा, आयताकार घर में रहूंगा, और आप लोग किस में रहेंगे, गोलाकार घर में रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के द्विस्तरीय आवासों की, यानी कि असमानता का भाव कहीं ना कहीं यहां से भी क्या हो गया था, चालू हो गया था, ठीक। यहां से यहां तक समझ में आया होगा, किसी पॉइंट पे डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। जोरवे की संस्कृति। अब इस काल की सबसे अंतिम और सबसे जरूरी जो संस्कृति है वो कौन सी है, आपकी जोरवे की संस्कृति। कौन सी, जोरवे की संस्कृति, जो बेसिकली महाराष्ट्र के क्षेत्र में सबसे ज्यादा विकसित क्या है संस्कृति, और सबसे बड़ा क्षेत्र है, ठीक।
जोरवे की संस्कृति विदर्भ एवं तटीय कोंकण, कोंकण आप लोग जानते होंगे किसका नाम है, किसका नाम है कोंकण? गोवा का, ठीक है, किसका नाम है? गोवा का, ठीक है। इसलिए गोवा की जो भाषा है वो क्या है? कोंकणी है, ठीक है। और ये 22 राजभाषाओं में है कि नहीं, शामिल है कि नहीं है? है, ठीक है। तो कोंकण का जो क्षेत्र है ना कि गोवा का क्षेत्र, तो विदर्भ का और तटीय कोंकण का क्षेत्र छोड़कर आधुनिक जो महाराष्ट्र है, उस आधुनिक महाराष्ट्र का संपूर्ण जो क्षेत्र था वो किसमें शामिल था? जोरवे की संस्कृति में शामिल था। इसमें शामिल था जोरवे की संस्कृति में। अहमदनगर के जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, ठीक है, किसका? अहमदनगर का। पुणे के चंदोली, सोनेगांव और इनाम गांव, ठीक है। नंदुरबार में प्रकाश और नासिक जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थान। कौन कौन सा है? जोरवे, नेवासा, दैमाबाद, चंदोली, सोनेगांव, इनाम गांव, प्रकाश, नासिक, इतना जो स्थल है वह जोरवे की संस्कृति के सबसे प्रमुख स्थलों में से जाने जाते हैं, ठीक। क्या खास बात है कि इसके बस्तियों में, जैसे दैमाबाद और इनाम गांव है, यहाँ पर नगरीकरण के प्रभाव दिखने लगे थे। किसके प्रभाव? नगरीकरण के प्रभाव दिखने लगे थे। इस समय हम लोग ये जानते हैं कि जो दो क्षेत्र, बेसिकली ये ग्रामीण संस्कृति है। ताम्रपाषाणी कालीन संस्कृति जो है मुख्यतः क्या है? पूर्णतः ग्रामीण है, ठीक है। लेकिन अब यहां से धीरे धीरे क्या हो रहा है? नगरीकरण का विकास हो रहा है, नगरों का विकास हो रहा है। किसका विकास हो रहा है? नगरों का विकास हो रहा है। तो नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो दो प्लेस से देखते हैं हम लोग, दैमाबाद और इनाम गांव। प्रीलिम्स में या व्यापम आदि के और कुछ ऑब्जेक्टिव्स टाइप के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें एक प्रश्न पूछता है कि ताम्रपाषाणी काल के किले बंद बस्ती के प्रमाण कहां से प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो दो जगह है, दैमाबाद और इनाम गांव, ठीक है। कहां से प्राप्त होता है? दैमाबाद और इनाम गांव। इन दोनों जगहों पर बस्तियां कैसी थी? किले बंद थी, दुर्गीकृत की गई थी। चारों तरफ से क्या था? पूरा बाउंड्री वॉल घिरा हुआ था, ठीक है। मतलब किले बंद बस्ती का जो प्रमाण है हमको दैमाबाद और इनाम गांव से मिलता है, ठीक। महाराष्ट्र में ताम्रपाषाणी संस्कृति का आरंभ मुख्यतः सवालदा संस्कृति जो होता है, सवालदा क्षेत्र से, जिसकी खोज जो है ये प्रथम चरण है, फर्स्ट फेज है, ठीक है। इस संस्कृति की जो खोज है वो किसने की थी? S.A. सली ने की थी। किसने की थी? S.A. सली ने, जो बेसिकली प्रकाश और नासिक का जो क्षेत्र है वो सवालदा संस्कृति का क्या था? क्षेत्र था। इसी के अंतर्गत, जोरवे की संस्कृति के अंतर्गत, इसको हम लोग सवालदा कल्चर या सवालदा संस्कृति बोलते हैं। तो जोरवे संस्कृति का ये क्या है? फर्स्ट फेज। जोरवे संस्कृति का क्या है? ये फर्स्ट फेज है। क्लियर है? यहां तक आगे बढ़ते हैं, ठीक। जोरवे की संस्कृति गोदावरी और जो प्रवरा नदी है, ठीक है, प्रवरा नदी जो है वो गोदावरी की क्या है? सहायक नदी है। तो इसी क्षेत्र में जोरवे नामक स्थल जो महाराष्ट्र के गोदावरी के सहायक प्रवरा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? प्रवरा नदी के दाहिने किनारे पर क्या है? ये स्थित है। ये जोरवे की संस्कृति कहलाती है, ठीक। इसका उत्खनन 1950 से 51 के बीच, है ना, हरमुख धीरज लाल सांकलिया यानी कि HD सांकलिया ने किया। किसने किया था? HD सांकलिया ने। तो अब याद रखिए आप लोग कि जोरवे का जो उत्खनन है 1950 से 51 के मध्य HD सांकलिया ने किया था। क्या लिख के रखेंगे? किसने किया उत्खनन? HD सांकलिया ने किया था। बाद में इसका उत्खनन और इसमें सहयोगी जो जुड़े, इनके पहले इन्होंने किया, इनके सहयोगी रूप में बाद में कौन जुड़े? शांताराम भालचंद्र देव, ठीक है, SB देव इनका नाम है, ठीक है। इन्होंने बाद में उनका साथ में क्या किया? ज्वाइन किया, और इन दोनों के निर्देशन में फिर कंप्लीट जोरवे की संस्कृति का क्या किया गया? उत्खनन किया गया, ठीक। जोरवे की संस्कृति में प्राप्त आवासीय बस्तियों में शवाधान से ऐसा लगता है कि जोरवे की संस्कृति से सामाजिक असमानता क्या हो गई थी? प्रारंभ हो गई थी। क्यों? क्योंकि यहाँ का जो आवास मिला वो द्विस्तरीय था। पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि एक मुखिया जो है वो आयताकार घर में रह रहा है और दूसरा जो है किसमें रह रहा है? गोलाकार में रह रहा है, ठीक है। जोरवे की संस्कृति से प्राप्त जो शवाधान है, शवों को दफनाने या उनके अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वह क्या है? बहुत अलग है, ठीक है। यहाँ पर अस्थियों को कलश में डालकर घरों की फर्श में उत्तर और दक्षिण दिशा में गाड़ते थे यहाँ पर। और महाराष्ट्र में बहुत ये मिला, ठीक है, महाराष्ट्र में ये बहुतायत रूप में मिला कि इस तरीके के कल्चर हर घर में थे, है ना। हर आवास में क्या मिला? इस तरीके घरों के फर्शों पर उत्तर दक्षिण दिशा में क्या मिलता है हमको? शवों को दफनाने का, उनकी अस्थियों को दफनाने का साक्ष्य मिलता है। इसी को हम लोग ब्यूरल्स बोलते हैं, ठीक है। और उस समय का बेसिक यही एक वो है।
प्रमाण है। उस समय शवाधान या जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया है वो इसी रूप में होती थी। ठीक, यहाँ पे मैंने देखो बार बार जो बोला कि जिसमें द्विस्तरीय क्या मिलता है हमको, आवास मिलता है। तो जो द्विस्तरीय आवास में मतलब क्या, एक मुख्य घर आयताकार घरों में है और दूसरा अन्य लोगों का क्या, वृत्ताकार झोपड़ियों में। ठीक है, असमानता दिख रही है। ठीक है, असमानता दिखने लग गई है। ठीक, अगला जो है जोरवे में जो इसके नैदानिक मृदभांड है। नैदानिक मृदभांड मतलब जिसको हम लोग मालवा मृदभांड भी बोल रहे हैं बेसिकली। ठीक, तो उसमें क्या, ये बर्तन देखो, इसके बर्तन के ऊपर जो है ना ये हल्का हल्का क्या किया गया, काले रंग से चित्रकारी की गई है। ठीक है, और कुछ हल्का टूटा ही उसके अवशेष है। एक पूरा बर्तन जो रहा होगा उसको 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके अलग अलग टुकड़ों को ऐसा रखा जाता है। ठीक है, और उसमें ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है चित्रकारी जो हो रही है ना, अगर इसको हम लोग अगर काले रंग से अगर थोड़ा सा देखेंगे, ये ऐसा यहाँ, और इस तरीके से इसमें क्या की गई है, चित्रकारी की गई है। और ये देखो पूरे बर्तन में क्या दिख रहा है, अलग से एक लेयर दिख रहा है। ठीक है, जो इन बर्तनों को बाकी बर्तनों से क्या बनाता था, या बाकी मिट्टी के बर्तनों से अलग बनाता था, एक तरीके का लेयर मिलता है। इसलिए इसमें क्या है, जोरवे संस्कृति में ये मृदभांड अलग हमको मिलते हैं। ये जोरवे संस्कृति में नैदानिक मृदभांड कहला रहा है। क्या कहला रहा है, नैदानिक मृदभांड। तो ये इसको हम लोग डायग्नोस्टिक पॉटरी भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, डायग्नोस्टिक पॉटरी। ठीक है, ये ठीक। सोने के आभूषण केवल जोरवे की संस्कृति में मिले। अब ये क्या प्रारंभिक चरण है, नगरीकरण की संस्कृति बदल रही है, तो प्रारंभ में हमको यहाँ पे सोने के आभूषण भी क्या हुए हैं, प्राप्त हुए। ठीक, समझ में आया। ये जोरवे की संस्कृति का क्या इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसका जो नेक्स्ट प्लेस है वो कौन है, उसको देख लेते हैं। अब आता है कि जोरवे की संस्कृति में लोग जो है अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया करते थे उसमें अस्थि कलश में अस्थियों को रख कर, ठीक है, अस्थियों को रखकर, मृतक की अस्थियों को रख कर घर की फर्श में उत्तर दक्षिण दिशा में गाड़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे ये लगातार पूछने वाला क्या है प्रश्न है, और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो उत्तर दक्षिण दिशा में क्या करते थे, इसको गाड़ते थे। वे कुछ बर्तन तथा तांबे की वस्तुएं कब्र में और साथ में रख देते थे। ठीक है, और बर्तन और जो वस्तुएं क्या है उसमें साथ में रख देते थे। उनका यह मानना था कि व्यक्ति जो है इस स्थान को छोड़कर अब कहीं और चला गया होगा, वो जहां भी जन्म ले या जिस स्थान पर भी चला गया है वहां पर उसे किसी भी प्रकार की किन्हीं भी वस्तुओं का क्या नहीं होना चाहिए, कमी नहीं होनी चाहिए। इसीलिए वो क्या करते थे, उनके साथ में कुछ वस्तुएं बर्तन ऐसा डाल देते और कुछ अनाज डाल देते थे उनके कब्र में। ठीक है, पश्चिमी भारत में पूर्ण शवाधान प्रचलित था। जो पश्चिम भारत जो है क्षेत्र, वहां पूर्ण क्या था आपका शवाधान, यानी कि पूर्णतः शव को दफनाने की प्रक्रिया थी। और पूर्वी भारत के जो क्षेत्र था वहां पे आंशिक शवाधान क्या है, शामिल है। मतलब शव को कुछ समय तक छोड़ा जाता था, अस्थियों को लाया जाता था कलश में, चाहे मिट्टी का हो चाहे तांबा का हो, उस कलश में डालकर उसे क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। इसे क्या कहते हैं, आंशिक शवाधान कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आंशिक शवाधान कहते हैं। दक्षिण भारत में लोग पूर्व पश्चिम दिशा में क्या करते थे, अस्थि को गाड़ते थे। महाराष्ट्र में क्या, जो जोरवे संस्कृति में उसमें ध्यान रखना उत्तर दक्षिण दिशा में, लेकिन जब दक्षिण भारत की तरफ हम लोग बढ़ते हैं तो वहां लोग किसमें है, पूर्व और पश्चिम दिशा में अस्थि को क्या करते हैं, गाड़ते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया आप लोगों को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दैमाबाद। दैमाबाद जो है जोरवे की स्थलों में से सबसे बड़ा स्थल है। यह गोदावरी नदी की घाटी में 20 हेक्टेयर स्थल पर क्या है, या 20 हेक्टेयर एरिया पे क्या है, ये फैला हुआ है। कौन सा, जोरवे, जिसमें लगभग 4000 लोग क्या रहते थे। कितने हजार लोग रहते थे, 4000 लोगों के रहने की लगभग यहाँ पे पॉपुलेशन की संख्या हमको मिलती है। दैमाबाद के चारों ओर पत्थरों की कच्ची दीवार तक की किलेबंदी की गई है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये प्रश्न पूछता है कि जोरवे की संस्कृतियों में यह कौन सा स्थल है जहां से किलेबंदी के प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं या किलेबंदी होती थी। तो कौन सा है आपका, दैमाबाद। ठीक, 1958 में बीपी बोपार्डीकर ने के नेतृत्व में क्या हुआ, इसकी खोज हुई है, इसकी खुदाई। ठीक है, दैमाबाद की खुदाई या उसका उत्खनन किसने किया या उसकी खोज किसने की, 1958 में बीपी बोपार्डीकर। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, इसको मार्क करके या इसको अंडरलाइन करके रख भी लीजिए, बीपी बोपार्डीकर। ठीक, दैमाबाद का सर्वप्रथम उत्खनन 1958 में 59 के बीच में इसे एमएन देशपांडे ने किया था। बाद में फिर उत्खनन का कार्य किसने किया, बीपी बोपार्डीकर ने किया था। 1974-75 के मध्य
SR राव ने यहाँ पे खुदाई कार्य किया। ठीक है, दो चीजें मिलती है अलग अलग टाइम पे। शुरुआती बात हो गई किसने, बोपार्टीकर ने किया, पहली बार बताया। उसके बाद फिर किसने 58 to 59 के बीच में एम देशपांडे ने वहां पे काम चालू किया। फिर उसके बाद कौन थे, 1974 to 75 में SR राव ने बाकी वहां की खुदाई क्या की, कंप्लीट की। ऐसे 3 स्टेज में आप लोग क्या कर सकते हो, उसको चर्चा कर सकते हो। ये दहमाबाद के विषय में। अन्य क्या दहमाबाद के विषय में पता चलता है हमको, इसके जो बृहद उत्खनन उसके बाद का और जो एरिया हमको मिला, ठीक है, वो किसने देखा, SA सली, इन्होंने बाकी की खुदाई इन्होंने की। ठीक, दहमाबाद से कुछ अस्थियों में शिशु में होने वाले स्कर्वी रोग, ठीक है, स्कर्वी रोग जानते हो जो बच्चों में होते हैं, ठीक है, हड्डियों में, तो वो उनके अस्थियों में हड्डियों में होने वाले स्कर्वी रोग के बारे में क्या होता है हमको पता चलता है। ठीक, दहमाबाद से और क्या मिला, एक कांसे का रथ मिला जिसमें 2 बैल जुटे हुए, पीछे का आदमी है उसमें क्या है, मतलब रथ है और उसमें सामने क्या है, 2 बैल लगे हुए हैं, वो कांसे का बना हुआ है। मतलब ये क्या प्रारंभिक प्रमाण है इसका हड़प्पा की सभ्यता का। क्यों, क्योंकि हड़प्पा की जो सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है, एक कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है, तथा जिसे एक नग्न मानव की आकृति क्या कर रही, चला रही है। पीछे एक रथ है ना, उसमें एक आदमी खड़ा है, नग्न अवस्था में दिखाया गया और सामने 2 बैल है। ठीक है, ये स्टैचू बहुत फेमस है, इसको आप लोग क्या कर सकते हो, नेट पे सर्च करके भी देख सकते हो। ठीक है, और बेसिकली ये NCERT की कुछ जो पहले किताबें है कवर पेज में भी हुआ करता था ये। ठीक, दहमाबाद से एक ऐसा घर मिला है जिसे अर्धवृत्ताकार मंदिर की संज्ञा दी गई है। वो ऐसा आधा वृत्ताकार है, ठीक है, और एक अलग क्या है कि स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो उसको सामान्यतः ये माना गया कि यह जो जगह है वो कौन सा रहा होगा, मंदिर रहा होगा। ठीक है, धार्मिक केंद्र का कोई ना कोई एक ऐसा स्थल रहा होगा, ऐसा इस समय मानते हैं दहमाबाद में। दहमाबाद से पत्थर का लिंग मिला, टोटीदार मर्तबान, मर्तबान मतलब क्या होता है, जैसे देखोगे बॉल टाइप का बड़ा सा वो रहता है ना, उसको मर्तबान बोलते हैं, गुड़िया जैसा। ठीक है, बड़ा सा लंबा और नीचे में टोटी लगा रहता है। आज के छोटे मोटे ड्रम जैसा नहीं आता है, ठीक है, चीनी मिट्टी वगैरह जिसमें टोटी लगा दिया गया, तो टोटीदार क्या, मर्तबान। तो इस काल में जो है हम देखते हैं बेसिकली मालवा में भी और जोरवे में भी हाथ से बनाए हुए टोटी लगा दिए जाते थे। ठीक है, जिससे क्या होता था, पानी वगैरह निकालने के यूज किया जाता था। ऐसे लंबे लंबे स्टैंड भी मिले। ठीक है, और ऊपर में क्या है, एक आपका पॉट जैसा है जिसमें आप पानी वानी डाल के कुछ ऐसा रख सकते हैं। ठीक, तांबे के सांड मिले, गेंडा, हाथी आदि की आकृतियां भी यहाँ से मिली। ठीक है, तो क्या ये बढ़ता हुआ नगर है, बेसिकली किसका प्रमाण है, नगरीकरण का प्रभाव, अर्बनाइजेशन। ठीक है, किसका प्रमाण है, अर्बनाइजेशन का, द फर्स्ट फेज ऑफ द अर्बनाइजेशन इन इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, दूसरा क्या कि दहमाबाद से भारी संख्या में कांसे की वस्तुएं प्राप्त हुई, जिसका बेस कारण जो हम किसमें देखते हैं, प्राक हड़प्पा में देखते हैं। यानी कि दहमाबाद से हम हड़प्पा की सभ्यता की क्या कर सकते थे, शुरुआत कर चुके थे। ठीक, यहां तक समझ में आया, क्लियर है। अगला जो हमारा स्थल है वो कौन है, इनाम गांव। इनाम गांव ये भी एक क्या थी, किलेबंद बस्ती थी, जिसका बड़ा क्षेत्र था, किसका, ताम्रपाषाण काल की एक बड़ी बस्ती के रूप में इसको हम जानते हैं। ठीक, यहाँ एक चारों ओर क्या है, खाई से घिरी हुई है। ठीक है, दुर्गीकृत है और एक ऐसा था चारों ओर खाई से घिरा हुआ है। ठीक है, बाद में जितने भी आप दुर्ग देखोगे, जितने भी बड़े किले देखोगे, उन किलों के किनारे किनारे क्या बनी हुई थी, खाइयां बनी हुई थी, वो खाई से घिरी हुई थी पूरी की पूरी। इस समय की जो राजनीतिक जो संगठन थी वो सरदार वाली व्यवस्था हम मानते हैं। ठीक है, जो द्विस्तरीय बस्ती से हमको मिलती है। सरदार वाली व्यवस्था मतलब क्या, ये हर वर्ग का क्या होगा, एक सरदार। ठीक है, या बस्तियों में एक बड़ा क्या होगा, मुखिया होगा, सरदार वाली व्यवस्था होती है। इसमें क्या चुना जाएगा, एक सरदार चुना जाएगा। ठीक है, जैसे गब्बर है ना, एक सरदार है ना किसी एक जगह का। ठीक है, तो वैसा क्या है, एक सरदार वाली व्यवस्था हमको मिलती है। इनाम गांव में वृहद स्तर में खुदाई किसने की, HD सांकल्या ने की, साथ में कौन थे, MK धवलीकर थे और साथ में JD अंसारी। ठीक, यहां से गोलाकार गड्ढे वाले घर, सर्कुलर पिट हाउस, ठीक है, गड्ढा घर भी मिला लेकिन कैसा था, गोलाकार था वो। ठीक, तथा क्या मिला, भट्टी, ओवन, यानी कि किसी न किसी धातु कर्म के लिए क्या किया गया, ये यूज किया गया था, है ना, या यहाँ पर धातु गलाने का काम किया जाता रहा होगा। ठीक, अलग दूसरा क्या है, वो हो सकता है ईंटों को पकाने वगैरह की भट्टी रही। ठीक है, इतना आप लोग यहाँ पे देखते हैं। इनाम गांव से मुखिया का मकान और अन्नागार भी प्राप्त हुआ। यहाँ पे मुखिया का क्या मिला, मकान मिला, यानी वो कैसा था, आयताकार। पहले ही बताया वो कैसा था, आयताकार था। ठीक, और वहां से क्या मिला,
अन्नागार यानी कि क्या मिले, स्टोरेज, ठीक है, अनाज को रखने का हमको स्थान भी यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ, अन्नागार प्राप्त हुआ। इनाम गांव से हमको मातृ देवी की क्या मिली है, मूर्ति मिली है, जो बाद में हम लोग किसमें भी देखेंगे, हड़प्पा की सभ्यता में देखेंगे, ठीक है। इनाम गांव में एक वयस्क आदमी मृत भांडों और कुछ तांबे के साथ में क्या किया गया था, दफनाया गया था, ठीक है। जल्दी उसकी मृत्यु हो गई रही होगी बेचारों की, ठीक है। आजकल ऐसी बेरोजगारी की समस्या ज्यादा है ना, तो ऐसे ही क्या है, नहीं चाहते हुए भी मरने का ज्यादा ख्याल आता है ना। तो एक वयस्क आदमी की मृत भांड में क्या मिली थी, वयस्क आदमी जो है उसको जो दफनाया गया था मृत भांडों के साथ में और तांबे के बर्तनों के साथ में या तांबे के साथ में उसको दफनाया गया था, जो उस समय के शवाधान की क्या है, परंपरा है, उसमें कुछ वस्तुएं रखने का, ये हमको क्या मिलता है, साथ में मिलता है। इनाम गांव से कुत्ते का मांस खाने का साक्ष्य मिला है ना, यानी कुत्ते को पालने के साथ में क्या किया जा रहा था, खाया भी जा रहा था। समझ में आया, ठीक। ये लास्ट प्लेस है हमारा इस संस्कृति का, नेवासा, अहमदनगर में। इसकी खोज जो है किसने की थी, M.N. देशपांडे ने किया। बाद में इसका उत्खनन कार्य किसने किया, H.D. सांकल्या ने किया था। प्रवरा नदी के पास नेवासा में पटसन और मोटे रेशम के धागे का क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है। और इसी के साथ साथ पत्थर के कुठारों यानी कि कुल्हाड़ियां बनाने कारखाना, पकी हुई मिट्टी की निर्मित मातृ देवी की मूर्तियां, ठीक है, टेराकोटा की क्या मिली, मूर्तियां मिली। मतलब टोटल इंडिकेशन किसकी तरफ है, हड़प्पा की सभ्यता की तरफ है, जो उसका क्या है, प्री पीरियड है, ठीक है, जहां से प्रारंभिक अवस्थाएं किसकी चालू हो रही है, हड़प्पा की चालू हो रही है। तो नेवासा का उत्खनन किसने किया था, है ना, M.N. देशपांडे और H.D. सांकल्या ने, ठीक है। खोज किसने किया, देशपांडे ने किया और सांकल्या ने क्या किया, उत्खनन किया, ये ध्यान में रखना। और किस नदी के तट पर है, प्रवरा नदी के तट पर, ठीक है। किस नदी के तट पर, प्रवरा नदी, ठीक। चंदोली से तांबे की छैनियां, मछली पकड़ने के कांटे और तांबे के मछली पकड़ने तांबे का कांटा, ठीक है, क्योंकि मछली पकड़ने का काम इस समय बहुतायत रूप में होता रहा। तिथि क्रम के अनुसार भारत में ताम्रपाषाण बस्तियों की अनेक श्रृंखलाएं हैं। कुछ प्राक हड़प्पी हैं, कुछ हड़प्पा संस्कृति के समकालीन हैं और कुछ हड़प्पा के उत्तर काल की। मैं आपको शुरू से समझाता हुआ चल रहा हूं, या शुरू से हम जब देख रहे हैं, जहां से हमने गणेश्वर और जोधपुरा की जो संस्कृति देखी, वहां से अब तक जो है हमने लगातार जो देखा, वो क्या देखा है आपका, कि जितने भी सभ्यताएं हमको यहाँ या संस्कृतियां हमको ताम्रपाषाणी काल में हमको मिली है, वो जो संस्कृतियां हैं या तो हड़प्पा के समकालीन चली पैरेलली, या उसका कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री का पार्ट हम लोग बोलते हैं, या उसको हम लोग प्री हड़प्पन का पार्ट बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज। ये तीनों फेज इस समय हमको क्या दिखते हैं, ताम्रपाषाणी कालीन की स्थिति में दिखते हैं, यानी कि जहां पे हड़प्पा की सभ्यता स्थापित हो रही है। और उसके बाद फिर दूसरा क्या, कि आपका जहां पे हड़प्पा की सभ्यता पूर्णतः विकसित हो चुकी है। और उसके बाद तीसरा जो है आपका क्या, जहां पे हड़प्पा की सभ्यता समाप्त हो रही है, ठीक है। इन तीनों स्तर पर हमको क्या मिलता है, ताम्रपाषाणी काल की संस्कृतियों का विकास और उसका एक तिथि क्रम भी हमको कहीं ना कहीं प्राप्त होता है। तो संपूर्ण जो आज जो हम लोगों ने चर्चा की है, वो ताम्रपाषाणी काल की पृष्ठभूमियों पर की, उसकी संस्कृतियों पर की। और मेरी अपेक्षा है कि आपको इसमें क्या हुआ होगा, पूरी चीजें एक एक बारीकी से समझ में आई होगी। किसी भी चीज का अगर डाउट रहे या किसी भी चीज को आपकी समस्या रहे, तो आप मुझे YouTube में क्या कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो और साथ में डायरेक्ट पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।